नमस्कार, मैं राजवीर हूं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की पहले फेज की वोटिंग के बाद तमाम तरह की बातें हो रही हैं और आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, पहले फेज की वोटिंग समाप्त हो गई है, वोटिंग परसेंटेज कम रहा है और ख़ास तौर पे जहां पे 8 लोकसभा जो सीटें थीं, इनमें से ज़्यादातर सीटें पिछली बार भी विपक्ष के पास थीं। आप पहले फेज को किस तरह से देखते हैं? पहले तो पिछली बार को याद कर लीजिए। 2019 में सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था जी, सीधा चुनाव था। उसमें भी बहुत थोड़े थोड़े अंतर से भाजपा के प्रत्याशी हारे थे। इस बार का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। सपा कांग्रेस गठबंधन अलग लड़ रहा है, बसपा अलग लड़ रही है। और जहां तक 8 सीटों में कम मतदान का है, इस कम मतदान का 2 कारण है जी। इस समय जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग मुस्लिम मतदाताओं को यह मानते थे कि भाजपा के खिलाफ उनको वोट करना मजबूरी है। उसमें एक बड़ी संख्या मुस्लिम मतदाताओं की ऐसी है जिन लोगों ने भाजपा को वोट देना शुरू किया है। अभी एक बड़ी संख्या ऐसी है जो भाजपा को वोट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी के विरोध में सपा बसपा कांग्रेस को भी वोट नहीं दे रहे हैं। इस बार उन बूथों से आप समीक्षा करिएगा अपने माध्यम से भी, उन बूथों से जितना वोट निकलता था पीछे के चुनाव में, वैसा वोट नहीं निकला। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि इन सीटों पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, तो क्या बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिल रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सपा बसपा, सवाल इसलिए पूछा क्योंकि भाजपा के खिलाफ सपा बसपा कांग्रेस चुनाव मिल करके, राष्ट्रीय लोकदल भी उस समय उनके साथ थे, इस समय राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, मिल करके लड़ चुके हैं और लड़ करके हार चुके हैं। इसलिए इनके वजह से हमें कोई फायदा की अपेक्षा नहीं है। जो कमी 2019 में रह गई थी उसको 2022 में काफी कुछ सुधार लिया हमने, और जो 22 में थोड़ी बहुत कमी थी उसको 24 में सुधार लिया। इसलिए इस बार 8 की 8 सीट भाजपा और हमारे गठबंधन की विजय हो रही है, भारी अंतर से विजय हो रही है। अच्छा सर, ये सवाल मैंने इसलिए भी किया था कि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि मायावती जी के चुनाव लड़ने से वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की और इसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। हम अगर जनता की सेवा करेंगे और हमारा संगठन बूथ स्तर तक मजबूत होगा तो निश्चित तौर से हमें विजय मिलेगी। और ये किसी की कृपा के आधार पर चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले तमाम गठबंधन इंडी भिंडी गठबंधन बनाए घूम रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, मोदी की गारंटी की बात पूरे देश में हो रही है, इसका कितना असर लोगों में जा रहा है? लोगों को लग रहा है ये जो मोदी की गारंटी वाली बात आप कह रहे हैं, तो ये लोगों के दिल में उतर रही है बात कि अगर मोदी है तो? अगर नहीं उतरी होती तो 2014 के बाद 2017 विधानसभा में यूपी की ही चर्चा करें, नहीं जीतते। 2017 के बाद 2019 80 में से 64 हमारे सांसद जीते। 8 सांसद हमारे 25,000 से लेकर के 50,000 के वोट के अंतर से पिछली बार रह गए थे। तो हम पिछली बार भी 72 सीटें जीत सकते थे, लेकिन हमारी चूक हुई, हम उसको स्वीकार करते हैं और इस बार नहीं चूकेंगे, ये तैयारी कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार जीती थी सीटें, वह तो जीतेगी ही और इनके गठबंधन के बाद भी जीतेगी। ये भाजपा के विजय रथ को रोकने में सक्षम नहीं। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 8 सीटों पे आप कितनी सीटों पे जीत मान रहे हैं? 8 में से केवल 8 जीत रहे हैं और 80 में से केवल 80 जीतेंगे। अच्छा सर, विपक्ष एक और बात हर अपनी रैली में कह रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई, मोदी जी वापस प्रधानमंत्री बने तो ये संविधान बदल देंगे। ये इस तरह की बातें हर रैली में विपक्ष कह रहा है। दुष्प्रचार और अफवाह के लिए अब कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं बची हुई है। जो आपातकाल इस देश में लगाए और वो लोकतंत्र की बात करते हैं, शर्म नहीं आती है? भारतीय जनता पार्टी आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और भाजपा ही नहीं, कई दल मिलकर के लड़े हैं और लड़ करके आपातकाल को हटाने के लिए कांग्रेस को उस समय विवश किए हैं और वह भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा या आरक्षण खत्म हो जाएगा। भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो एक गरीब माँ बाप का बेटा है, ऐसा शानदार ढंग से देश को चला दिया है। इन सामंतवादी मानसिकता के लोगों को एक ओबीसी समाज से आने वाला एक गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री कुर्सी पर देखा नहीं जा रहा है, इसलिए ये सब विरोध करते हैं। और लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जैसे श्री अखिलेश यादव जी हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे श्री राहुल गांधी जी हैं कांग्रेस के नेता के रूप में, इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है।
ये अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए लोकतंत्र और संविधान का नाम ले रहे हैं। लोकतंत्र मजबूत था, मजबूत है और मजबूत होगा। अच्छा सर, एक आरक्षण की बात कर लेते हैं, क्योंकि आरक्षण में आपकी पार्टी का भी स्टैंड क्लियर हो गया है, लेकिन आप पिछड़ों, खासतौर पर देश में पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। आरक्षण को लेकर आपका क्या मत है कि रिजर्वेशन को लेकर जो विपक्ष कोई माहौल बना रहा है? जो आरक्षण कांग्रेस कैसे विपक्ष बनाएगा माहौल? मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या कांग्रेस ने लागू किया था क्या? जब भाजपा के समर्थन से देश में सरकार थी, मंडल आयोग उस समय आया है, रिपोर्ट तो पहले आ गई, नहीं लागू किया। ओबीसी कमीशन कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? सपा बसपा के समर्थन से चल रही थी। संवैधानिक दर्जे के साथ आज ओबीसी कमीशन भी देश में बना हुआ है। नीट की परीक्षाओं में आरक्षण क्यों नहीं था? केंद्रीय स्कूलों में और सैनिक स्कूलों में पहले क्यों नहीं आरक्षण 27% दिया गया था? कई ऐसे सेक्टर थे जहां पर ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, नहीं दिए थे, न दिला पाए थे। आज एक ओबीसी समाज का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है तो हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो सब विरोध करते हैं, लेकिन उनके विरोध का कोई असर नहीं है। समाज बहुत समझदार है, ठोंक के वोट दे रहा है, और मोदी जी के लिए 100 में 60 हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास किए, इसलिए भारी भरकम वोटों से हमारे सभी प्रत्याशी विजय प्राप्त कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव ने एक संगठन बनाया पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक उनका कहना है, और उनका ये भी मानना है कि एनडीए से अगर कोई लड़ रहा है तो पीडीए लड़ रहा है। हालांकि गठबंधन तो आपने जैसे बताया कि इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए है, लेकिन ये जो पीडीए की बात ये लोग कर रहे हैं, क्या ये धरातल पे उतर पाएगा? जब सपा और कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बचा हुआ था, उस समय जो पीडीए, यद्यपि इनके पीडीए को मैं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कहता हूं, लेकिन उस समय इनको पीडीए याद नहीं है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक याद नहीं आया था। आज जब भाजपा सत्ता में आ गई तो इनको यह याद आ रहा है, लेकिन तब ये हैसियत में थे कि किसी को टिकट दे तो कोई जीत भी सकता था। लेकिन आज सपा और कांग्रेस जो इस समय उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं, ये आईसीयू में पड़ी हुई पार्टियां हैं और इनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय हो गया है। ये एक बड़ा सा नाव है, उस नाव के अंदर बड़ा सा छेद है और उसमें जो बैठेगा वो डूब जाएगा, सबको ये मालूम है। सपा और कांग्रेस का या बसपा का अब यूपी की राजनीति में भविष्य नहीं है, और भाजपा वर्तमान में भी है, भाजपा भविष्य में भी है। सर, जाति जनगणना को लेकर आपका क्या मत है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो जिसको इन लोगों ने हम जाति जनगणना के हम विरोध में नहीं है और ना हमारी पार्टी विरोध में है, लेकिन ये जाति जनगणना का मुद्दा जातियों को न्याय दिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। सत्ता से बेदखल हैं, सत्ता वियोग में तड़प रहे हैं, इसे सत्ता पाने के लिए जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सत्ता पाने के लिए लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं। लेकिन इनके बहकावे में देश बहुत आ चुका है, प्रदेश बहुत आ चुका है, अब आने वाला नहीं है। उसने तय कर लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम केंद्र में सरकार बनाएंगे। तो सर, क्या आप ये आश्वस्त करते हैं कि जब सरकार में आप अब जब थर्ड टाइम आएंगे, तीसरी बार आएंगे, तो जाति जनगणना को लेकर कोई तैयारी करेंगे? जो भाषण दे रहे हैं उनसे ये पूछिए ना कि उन्होंने जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति जो सबका साथ सबका विकास कर रहा है, जो सत्ता में थे कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ मुस्लिमों का विकास, केवल एक एजेंडा लेकर के चल रहे थे, वो आज जाति जनगणना की बात किस मुंह से कर रहे हैं? श्री राहुल गांधी जी सुपर प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए। ये जो चाहते थे वो करते थे, जो मनमोहन सिंह जी चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। कौन नहीं जानता है? आज वो क्यों कर रहे हैं, ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? उनके मुद्दे उठाने के पीछे का एकमात्र उद्देश्य है कि ओबीसी समाज से आने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री न बनने पाए। सर, आप परिवारवाद की बात आप लोग करते हैं कि भाई परिवारवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी ऐसी बात आती है तो विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठते हैं। परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पर हमले किए जाते हैं, और खुद जो है आपके सहयोगी दल है अनुप्रिया पटेल ने परिवारवाद की एक अलग डिफिनेशन दी, वो कहा इसको हम परिवारवाद नहीं मानते हैं। तो आपकी पार्टी में भी परिवारवाद को लेकर मतभेद है क्या? हमारी पार्टी स्पष्ट है। हम परिवारवाद का मतलब एक परंपरागत तरीके से जो कोई एक परिवार का पार्टी के पद पर भी, सरकार का हिस्सा हो तो सरकार के पद पर भी जो बने रहते हैं, हमारी पार्टी उस विचार के विरुद्ध है। धीरे धीरे हम सारी समस्याएं ऐसी जो भी देश के अंदर है उसको दूर करने में सफल हो रहे हैं। और जो भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य कोई हमारे भी सहयोगी दल अगर है, वो परिवारवाद की ओर हैं, तो भविष्य में वो राजनीति परिवार और जाति से नहीं हो सकती, सबको साथ में लेकर के चलने से हो सकती है। परिवार और जाति की राजनीति एक छोटे समय के लिए होती है।
तो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, विपक्ष की सरकार बनती है, तो सीए जैसा कानून वो वापस ले लेंगे, खत्म कर देंगे। देखिए अभी 2047 तक तो उनकी सरकार बनने से रही, इसलिए न वो सीए वापस ले आ पाएंगे और ना वापस ले पाएंगे और ना 370 को वापस ला पाएंगे। अभी तो भाजपा है और जनता का आशीर्वाद है और जनता की हम सेवा ऐसी हमारा पार्टी का नेतृत्व, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी और संपूर्ण सरकार डबल इंजन की ऐसी सेवा कर रहे हैं कि हम अभी भी सरकार में हैं और 2047 तक हमें विश्वास है कि भाजपा की ही सरकार रहेगी। और इसलिए ये स्वप्न देख सकते हैं, बयान दे सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ इनके हाथ से निकल गया है। अब ये कांग्रेस नाम की जो बीमारी है, इसकी वापसी इस देश में नहीं होगी, जो भ्रष्टाचार करती है, जो तुष्टीकरण करती है, जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पैदा करने का पाप करती है। अब तो अगर आतंकवाद का अंत हुआ है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हुआ है। आतंकवादी हमले हुए हैं तो अमेरिका की तरह भारत ने जवाब दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, और आतंकवादियों की फैक्ट्री को बमबार्डी करके वहां उसको ध्वस्त कर दिया, तहस नहस कर दिया है। अब हमारा भारत हुआ भारत नहीं है, बदला हुआ भारत है। हम किसी को आंख दिखाएंगे नहीं, लेकिन कोई हमें आंख दिखाएगा तो उसको बख्शेंगे। सर, फाइनेंस की बात करें तो एक विपक्ष का ये बड़ा आरोप है कि चाहे कांग्रेस के खाते सीज का मामला हो या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उनके पास कोई फंडिंग नहीं है और लगातार इस तरह का, चाहे ईडी का मामला हो या जांच एजेंसियां और जो भी तमाम एजेंसियां हैं, उनके थ्रू इनको तोड़ा जा रहा है, इनको खत्म किया जा रहा है। मेरा मानना है कि जांच एजेंसियां अंतिम अथॉरिटी नहीं होती, उनसे भी ऊपर न्यायालय होता है। अगर न्यायालय के ऊपर भी आरोप लगा दें तो फिर इनका काम है किसी के ऊपर भी ये आरोप लगा सकते हैं। जांच करने के बाद अगर कोई दोषी पाया जाता है और उसे एक नियमानुसार कार्रवाई करके जेल भेजा जाता है और अदालत भी उन्हें जमानत नहीं देती है, उसके बाद वो भाजपा प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाएं, भाजपा के ऊपर आरोप लगाएं, जांच एजेंसियों पर आरोप लगाएं, तो ये चुनाव में मुद्दा विहीन लोग हैं, इसलिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। अन्यथा कोई अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। वो कानूनी कार्रवाई पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है अभी 10 साल तो जो देखा है वो ट्रेलर है, असली फिल्म तो 4 जून के बाद दिखाएंगे। तो दो मुख्यमंत्री सर जेल में है, तो अगर जेल जाने का कारनामा करेंगे तो जेल में होंगे, उसको कौन आप नहीं रोक सकते ना। जेल से अगर कोई जमानत दे सकता है या जो आरोप लगाए गए उससे बरी कर सकता है तो वो अदालत कर सकती है, और अदालत अगर बरी नहीं कर रही है और जेल भेजने के बाद जमानत भी नहीं दे रही है तो भाजपा पर दोष देना केवल चुनाव में चुनावी राजनीति का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन सच्चाई नहीं हो सकती। अब की बार 400 पार का जो नारा था फर्स्ट फेज के बाद, क्या कुछ बदलाव आया या 400? कोई बदलाव नहीं है जी, एक तरफा आंधी है और बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो जीतने जा रहे हैं। इतने अच्छे चुनाव परिणाम की उम्मीद नहीं थी जितना अच्छा चुनाव परिणाम आने जा रहा है। इस बार कई लाख के अंतर से, पहले तो 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले गिने चुने लोग होते थे, लेकिन इस बार पता नहीं 5-5 लाख के वोट के अंतर से कितने लोग जीतेंगे, ये तो 4 जून को आपको पता चलेगा। बहुत जबरदस्त लहर है और जनता ने फैसला कर लिया है। जनता जो फैसला कर लेती उस फैसले को कोई भाषण नहीं बदल सकता, कोई अफवाह नहीं बदल सकती और कोई बयान नहीं बदल सकता। सर, पहले फेज में लेकिन ये चीजें सामने आई कि तमाम पार्टी के अंदर कुछ अंतर विरोध था लोगों में, पंचायतें हुई जिसकी चर्चा हुई, लगातार चर्चा हो रही थी कि भाई कुछ जब आम चुनाव होते हैं या राज्य के चुनाव होते हैं, इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होती है जो इन सबसे इतर वो भाजपा को पसंद करती है और देश हित के लिए, गरीब के हित के लिए, किसान के हित के लिए, नौजवान के हित के लिए, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सब कमल का बटन थोक भाव में दबा रहे हैं। कमल खिल रहा है। तो राजपूत की नाराजगी जो आ रही थी वैसी कोई बात वो राजपूत समाज को मत जोड़िए, कुछ लोग नाराज रहे होंगे। पंचायतें हुई इसलिए नहीं हुई है, पंचायतें में मुझे मालूम है, लेकिन पंचायतें होना, विरोध करना, ये किसी का लोकतंत्र में अधिकार होता है। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत रही है। चलिए सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी थे, बहुत बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और जाहिर सी बात है फर्स्ट फेज का इलेक्शन हो चुका है, अभी कई चरणों में और मतदान होने हैं और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से चुनाव हो रहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, आगे 4 जून को क्या रिजल्ट आता है। नमस्कार।